हेलो स्टूडेंट। कल के 70 क्वेश्चन के बाद हम आगे जो है पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 71 क्वेश्चन है, उत्साह इसका कर्म है। ठीक है, उत्साह इसका कर्म है निम्नलिखित में से साधक पित्त, प्राकृत का वात और कफ। ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। आंसर भी उपरोक्त सभी है। कैसे है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो है अष्टांग संग्रह सूत्र 20 श्लोक है साधक पित्त का। हृदय में स्थित हृदयस्थम बुद्धि, मेधा मेधा अभिमानो, उत्साही, अभिप्रेतार्थ अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम। ठीक है, ये अष्टांग हृदय सूत्र 20 में है। तो उत्साह हमारे क्वेश्चन में पूछा है, उत्साह इसका कर्म है, तो साधक पित्त हो गया। उसके बाद जो है यही श्लोक जो है आचार्य चरक सूत्र 18 में प्राकृतवाद के जब गुण बताते हैं तो पहला ही वर्ड है उत्साहो। उत्साहो उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा धातु गति समा। चेष्टा धातु गति समा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे आ जाएगा समो मोक्षम गति मताम वायु कर्म विकारजनम, यानी प्राकृतवाद के कार्य। तो हमारा क्वेश्चन में उत्साह जो है वो इधर भी आ गया। उसके बाद चरक सूत्र 12 का 12 ही नंबर श्लोक है, जहां पर जो है काव्य आचार्य जो है वो कफ के गुण बताते, उसमें बताते कि शुभ और अशुभ कर्म कफ के, उसमें कार्श्य, उत्साह, आलस्य, वृश्यता, कलिब्यता, ऐसे करके श्लोक है। तो उसमें भी उत्साह आता है। ठीक है, तो तीनों में उत्साह है, तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा लग जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो डी। इसके बाद जो है वो प्रीति इस धातु का कर्म है। ठीक है, प्रीति इस धातु का कर्म है, ये पूछ रखा है कि प्रीति जो है वो किस धातु का कर्म है। ठीक है, तो प्रीति गलत लिख रखा है, इसमें जो है वो प्रीति ऐसे आना चाहिए। सुश्रुत ने जो है सुश्रुत सूत्र 15 में जो है मज्जा के गुण और शुक्र के गुण बताए हैं। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, मैं आपको डिटेल वर्णन करके बता देता हूँ, यहाँ ही लिख देता हूँ बराबर में। प्रीति स्नेहम, ठीक है, सबसे पहले जो है वो मज्जा के प्रीति स्नेहम बलम शुक्रम पुष्टि। मज्जा जो है वो शुक्र की पुष्टि करती है। ठीक है, शुक्रम पुष्टि। और जो नेक्स्ट भी बहुत क्वेश्चन आता, पूर्णानाम अस्थिन अस्थानाम। ठीक है, अस्थियों को पूर्ण करती है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसका गण पूरा नाम पूर्णम अस्थानाम, तो अस्थि देख के कोई लोग अस्थि लगा देते हैं, जबकि ये जो है किसका है, मज्जा धातु का है। शुक्र धातु का क्रम में लिखा है धैर्य, धैर्य, चयवनम, प्रीति, देहे बलम, हर्ष बीजार्थ, बीजार्थ, ये जो है शुक्र धातु के कर्म है। ठीक है, तो इसमें भी जो है वो प्रीति शब्द आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आंसर लग जाएगा सी ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुश्रुत सूत्र 15 में दोनों चीजें आती है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखेंगे सत्व तमो बहुला क्या है, तो हम सभी लिख लेंगे सत्व बहुल्य तो आकाश होता है। ठीक है, आकाश इसमें है नहीं। रजो बहुल्य वायु, तो वायु जो है वो रजो बहुल। ठीक है, सत्व और तमो बहुल जो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है वो है आप जल। सत्व और तम बहुल जो है वो जल होता है, तो आंसर लग जाएगा बी। अग्नि जो होती है वो सत्व और रज बहुल, सत्व और रज बहुल। और पृथ्वी जो होती है वो तमो बहुला होती है। ठीक है, तमो बहुला होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया 74 नंबर क्वेश्चन, ता उभय अपि संसृत वायु पाल्यति प्रजा। ठीक है, ये लास्ट वाली दो लाइनें देख के आंसर लगता है। अगर इस पूरे इसको इसके श्लोक को पूरा करूं, इसकी पहली लाइन करूं, तो इसकी पहली लाइन में आता शीतांशु, शीतांशु क्लेद्यत उर्वी, क्लेद्यत उर्वी
वीव स्वान सोशियतपि। तो ये सुश्रुत का श्लोक है, सुश्रुत सूत्र 6 बाई 8 ऋतुचर्या का जो चैप्टर है उसके जो है 8वें नंबर श्लोक में वायु के लिए लिखा कि वायु पाल्यति प्रजा, इसी से ये याद रखा जाता है। ठीक है, ये वहां से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैसे तो क्वेश्चन नहीं इसको बोलेंगे, ये ऐसे ही पूछ रखा है कि इस भाव पदार्थ को देश संभव हेतु कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकृति जब मिलती है, ठीक है, जब तो सबसे पहले प्रकृति जो है वो दोष से ही बनती है। ठीक है, सबसे पहले जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तो उस समय जिस दोष की प्रधानता रहती है तो दोष रहता है। ठीक है, तो देह संभव तो उसी से होता है, उसके बाद धातु ओज मल, उसी के बाद सारी चीजें बनती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, दोष गति के संबंध में गत में न बैठने वाला हेतु चुनिए। ठीक है, दोष गति के संबंध के गत में, अब ये शब्द तो अलग से पूछ रखा है गत क्या है। ठीक है, लेकिन इससे हमको एक समझ आ गई है, क्वेश्चन का भाव बेशक से नहीं समझे हो, लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो ये ऑप्शन जो है वो दो जगह से लिए होंगे, दो जगह के श्लोक से ऑप्शन जो है वो लिए हैं। ठीक है, 200 की गति, ये समझ में आ गया कि 200 की गति, लेकिन 200 की गति कहां से, तो दो प्रकार से 200 की गति होती है। ठीक है, दो प्रकार से 200 की गति होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो प्रकार से 200 की गति कैसे। तो सबसे पहले कोष्ठ से शाखा अगर दोष जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन देख के हम ये तो समझ गए कि ये जो है 200 का कोष्ठ से शाखा और शाखा से कोष्ठ में गमन का श्लोक है। ठीक है, अगर कोष्ठ से जो है अगर शाखा में दोष लेके आने हैं, ठीक है, शाखा में दोष लेके जाने हैं, तो श्लोक है व्यायाम उष्णम तैक्ष्ण्यम हितम स्थान अवचरणात्। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हित स्थान अवचरणात्। ठीक है, अवचरणात्। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन जो है इसकी, कोष्ठात्, कोष्ठात् शाखा मलम, कोष्ठ से जो है शाखा मलम यान्ति द्रुत मारुत, द्रुत मारुतस्य च। ठीक है, तो इसमें पहला है ऑप्शन जो है वो क्या दिया गया है, हमारा व्यायाम दिया गया है। तो इससे केवल एक ही चीज ली गई है, अगर शाखा से कोष्ठ में पहुंचाने हैं दोष, तो उसके लिए आचार्य चरक ने श्लोक दिया क्या, वृद्ध, दोष को वृद्ध करके, विषयंदात, ठीक है, विषयंदात, विषयंदन करके, उसको तरल करके, पाकात, पका करके, स्रोतो मुख शोधनात्, स्रोतो मुख शोधनात्। ठीक है, स्रोतो मुख शोधनात्, स्रोतों का मुख शोध करके, शाखा, शाखा मुक्त्वा मला, कोष्ठ वायोश्च निग्रहात्, कोष्ठ वायोश्च निग्रहात्, वायोश्च निग्रहात्। ठीक है, तो दूसरे वाले ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें, वृद्धि, पाकात और जो है किससे, विषंदनाथ, ये तीन ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो केवल एक ऑप्शन अलग है, तो वही सम्मिलित नहीं हो रहा इन तीनों में से, तो हमारा आंसर जो लग जाएगा, जो नियरेस्ट आंसर जो है वो लग जाएगा जो है वो व्यायाम। ठीक है, यही 200 की गति के संबंध में जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा है कि 77 नंबर क्वेश्चन, उष्ण युक्ता रुक्षाद्या। ठीक है, उष्ण रुक्ता उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या हेतु ऋतु अनुसार एक त्रित परिणाम होता है। अब देखो उष्ण युक्त रुक्ष, ठीक है, तो ये दोनों किसके अपोजिट है, तो कफ के हैं, तो कफ परसमन तो होगा ही होगा, और एक चीज का संचय होगा, क्योंकि संचय में जो है वो एक ही जो है वो मिलता है, तो इसमें रुक्ष मिल रहा है तो वात का संचय होगा, परसमन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, उष्ण से वात का परसमन हो सकता है लेकिन रुक्ष से हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन लग जाएगा डी। ये तो मतलब सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आंसर लग जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ज्यादा। वात दोष का प्रमुख गुण है, जो पहला गुण वही प्रमुख है, तो वात रुक्ष। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर श्लोक। हाँ, इसमें जरूरत है, ताम लिखा ना, ताम्र से मेचकम वत वर्ण होता है, मेचक होता है चमकीला, चमकाहट वाला। तो अष्टांग संग्रह ने जो है
क्या लिखा है, अष्टांग संग्रह का श्लोक है ये, ठीक है। सूत्र 21 में क्या लिखा है कि ताम्र समेचकम, ठीक है, ताम्र समेचकम पीतम, पीत मतलब पीले वाला पीतम, च पित्त अच्छम, ठीक है, पित्त अच्छम च। तो अच्छ पित्त के लिए जो है ये वर्ण जो है दिया गया है कि ये अच्छ वित्त का है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सारंगधर अनुसार स्त्री में बहुर्मुखी स्रोतस है। देखो सुश्रुत ने स्रोतस माने हैं नो, ठीक है, सुश्रुत ने जो है वो स्रोतस माने हैं नो। स्त्रियों में जो है वो 3 स्रोतस अधिक मानते हैं। तो स्त्रियों में 3 स्रोतस अधिक है, 2 स्तन्व है और 1 जो है वो आर्तव है, ठीक है। सुश्रुत ने योगवाही स्रोतस कितने माने, 22। योगवाही के युगम कितने माने हैं, 21। चरक ने कितने स्रोतसों का वर्णन किया, चरक ने जो है वो 13 स्रोतसों का वर्णन किया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, अब क्या है कि सारंगधर ने एक ब्रह्मरंध्र अलग माना है, तो एक एक जुड़ जाएगा। तो स्त्रियों में पूछ रखा है तो 9 3 12 और एक जोड़ोगे तो 13 आंसर लग जाएगा। उसके बाद लिखा है कि शाव अंगता इस स्रोतस्विद का लक्षण है, ठीक है। तो हम ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनके स्रोतस्विद के लक्षण जैसे कि बताए गए हैं वैसा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्रोतस्विद के लक्षण में पहला जो ऑप्शन है कि भाई रक्त व स्रोतस्विद, तो रक्त व स्रोतस्विद का लक्षण है, ठीक है, शाव अंगता। तो यही हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो शाव अंगता जवरो दहा पांडुता शोणित गमनम, शोणित गमनम, ठीक है। ये अगर जो है रक्त वह स्रोतस्विद हो गए तो ये लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। हमने पढ़ा है स्रोतस्विद वाले लक्षण में सुश्रुत के। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जरा, उसके बाद क्या है, मास व स्रोतस, अगर मास व स्रोतस्विद हो गए तो क्या लक्षण होंगे, तो सवथु मास सोस, सवतु हो जाएगा, मास सोस हो जाएगा, और शिरा ग्रंथि मरणम च, शिरा ग्रंथि मरणम च, ठीक है, शिरा ग्रंथि मरणम च, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेद, ठीक है, मेद। अब मेद व स्रोतस अगर विद हो गए तो सबसे पहले जो है वो क्या होगा, स्वेद, ठीक है, स्वेद गमनम हमने पढ़ा है, स्वेद गमनम स्निग्ध अंगता, ठीक है, स्निग्ध अंगता, ठीक है, तालु सोस, तालु सोस और स्थूल सोफ, ये लक्षण हो जाएंगे उसके, ठीक है। पिपासाच्य भी लिखा है तो हम यही पढ़ लेते हैं, इतना ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। रस्व पे क्या है, अगर रस्व है ऑप्शन में है रस्व स्रोतस्विद हुआ तो रस्व स्रोतस्विद हुआ, एक तो जो प्राण वह स्रोतस्विद होने पे जो रोग होते हैं वो हो जाएंगे, और मरण, ये जो है वो लिखा है सुश्रुत ने, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर जो है वो पहला ही है रत्व, हम तो दूसरे वाले याद करने के लिए पढ़ रहे थे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा आंसर लग जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है, अष्टांग हृदय के अनुसार अक्षगलानी। अब इन्होंने अष्टांग हृदय लिख दिया, तो अष्टांग हृदय के अनुसार अक्षगलानी जो है वो किसका लक्षण है, मास 6 का लक्षण, मास धातु 6 का लक्षण है। मास धातु 6 का लक्षण क्या है, तो हम देख लेते हैं, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं मास धातु 6, क्योंकि ये तो 6 हमने बहुत बार पढ़े। तो मास धातु 6 का लक्षण है मासे अक्षगलानी, दूसरे वाले भी याद हो जाएंगे ना, मासे अक्षगलानी, तो अक्षगलानी तो आ ही गया, ठीक है, अक्षगलानी तो लक्षण आ ही गया। गंड स्फिग शुष्कता, गंड स्फिग शुष्कता संधि वेदना, ठीक है, संधि वेदना, गंड स्फिग शुष्कता संधि वेदना, ये जो है वो किसका है, मास जो है धातु 6 का लक्षण है अक्षगलानी। तो हमारा आंसर 16 हो गया, तो जो है मास धातु जो है इसमें आंसर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है कि त्रिवर्ग में इसका समावेश होता है। अब ये तो बहुत क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा ये रक्त धातु टिक हो गया क्या, ये ऐसे ही हो गया, इसको रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना कि त्रिवर्ग में इसका समावेश होता है, त्रिवर्ग में इसका समावेश होता है। हमें पता है त्रिवर्ग में धम्म अर्थ काम त्रिवर्ग है, ठीक है। अब वात पित्त कफ ये क्या है, इसको जो है त्रिस्तंभ बोलते हैं हम लोग, त्रिदोष बोलते हैं, ठीक है। सत्वात्मा शरीर त्रिदंड बोलते हैं, ठीक है,
त्रिदंड बोलते हैं। सत्वरजतम इसको वाग्भट ने महागुण भी बोला, महागुण की भी संज्ञा दी है। सीरियते इति अनेन, ठीक है, जो लगातार समाप्त होता रहता है, जो लगातार गिरता रहता है, वो शरीर है। शरीर की डेफिनेशन लिखने के लिए बताया गया है। ठीक है, सुश्रुत के 12 प्राण और चरक के 10 प्राण आयतों में समावेश होने वाला भाव पदार्थ क्या है? देखो, सुश्रुत के 12 प्राण में जो भाव पदार्थ है वो सोम है, लेकिन वो चरक के 10 प्राण आयतनों में होता है या नहीं होता है, ये फिर वही क्वेश्चन मार्क वाली बात है कि इसमें ऐसा वो पूछना क्या चाह रहा है, आप बताना क्या चाह रहे हो, वो कंप्लीट उसमें पूछा ही नहीं आंसर को। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो सोम लगेगा, इन नियरेस्ट आंसर तो इन तीनों में से। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है, उसके बाद देखेंगे स्पर्श इंद्रिय अधिष्ठान है। अब बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो वात रोग का, वात का तो अधिष्ठान स्पर्श इंद्रिय ही है, और कौन सा, और पित्त दोष का भ्राजक पित्त भी तो वही है, वही रहता है, तो ए और बी लग जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट लिखा कि पित्त वृद्धि किसका लक्षण, पित्त की वृद्धि का लक्षण है, सॉरी, तो पित्त की वृद्धि का लक्षण जो है वो क्या है? पित्त की वृद्धि का लक्षण वो आचार्य जो है वो भागवत कहते हैं कि बल हानि, पित्त वृद्धि में क्या होता है? बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्यम, ठीक है, इंद्रिय दौर्बल्यम, बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्यम, पित्त विण मूत्रता, नेतृत्व। ठीक है, पित्त जो है की वृद्धि में जो है बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्यम, तो हमारा आंसर है इंद्रिय दौर्बल्यम लग जाएगा। ठीक है, पित्त पीला हो जाएगा, क्या? विण मूत्र और नेतृत्व, मल मूत्र और नेत्र जो है वो पीले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं शस्त्र, क्षार और अग्नि इस स्रोतस्गत व्याधि की, इस स्रोतस्गत व्याधि की चिकित्सा करते हैं शस्त्र, क्षार और अग्नि से। ठीक है, हमने पढ़ा है चरक में, ये किसकी है? मासवे की है कहाँ पे? तो हम विविध असित पित्तीय अध्याय पढ़ते हैं, वहां धातुगत रोग दे रखे हैं और उनकी चिकित्सा दे रखी है, उनकी चिकित्सा में लिख रखा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, देखो क्या बाकी वाले ऑप्शनों की ओर पढ़ के देख लेते हैं कि क्या क्या चिकित्सा बताई है। ठीक है, तो मासवे की हो गई, तो मास जाना ना, तो मासवे की क्या है? ठीक है, तो मासगत जो रोग है या मास स्रोतस की जो व्याधि है या मासज रोग जो है उनकी जो चिकित्सा है, तो मास जानम, तु संशुद्धि, शस्त्र क्षार अग्निकर्म से, शस्त्र क्षार अग्निकर्म से। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी? मासज की। रसज की क्या होगी? रस जानाम, विकाराणाम, विकाराणाम, रसजानाम विकाराणाम, सर्वलंघन औषधम, सर्व लंघनम औषधम। ठीक है, सर्वलंघन औषधम। ठीक है, एक तो ये हो गई, मास की हो गई, रस की हो गई। मेद के बारे में क्या कहा कि जो अष्ट निंदितीय अध्याय, जो अति स्थूल की चिकित्सा है, ठीक है, अष्ट निंदित में जो चिकित्सा कही गई है वही मेद की चिकित्सा है। और जो है शुक्र की चिकित्सा, तो वो मज्जा और शुक्र दोनों के एक साथ चिकित्सा बताते हैं, दोनों धातुगत रोगों की एक साथ चिकित्सा बताते हैं। मज्जा शुक्र समुत्थान, स्वादु तिक्त अन्नम, स्वादु तिक्त अन्नम, स्वादु तिक्त अन्नम, और फिर जो है लास्ट में लिखा है शुद्धि काले च मात्रा। ठीक है, ये जो है वो चिकित्सा है किसकी? मज्जा और शुक्र। ठीक है, ये चिकित्सा किसकी है? मज्जा और शुक्र की। तो सारे ऑप्शनों की चिकित्सा हम लोगों ने बता दी, यही हमने पढ़ा, तो हमारा आंसर तो लग गया था पहले ही, तो लेकिन बाद वालों का हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया। ऊष्माकृत पित्त इस प्रकार का संबंधी कहा है। ठीक है, तो ये तो भ्राजक पित्त के स्टार्टिंग में ही सुश्रुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुश्रुत बोल लो या सुश्रुत के टीकाकार दलहन बोल लो। तो सुश्रुत सूत्र 15 के जब जो है तीसरे नंबर पे टीका करते हैं तो कहते हैं ऊष्माकृत त्वक स्थितम, ऊष्मकृत त्वक स्थितम, त्वक त्वकस्थम स्थितम नहीं, सॉरी, त्वकस्थम पित्तम भ्राजक, भ्राजक अग्नि संगम, भ्राजक अग्नि संगम। ठीक है, तो हमारा आंसर भ्राजक लग जाएगा, क्योंकि ऊष्माकृत और त्वचा में रहने वाला जो वो क्या है? वो भ्राजक पित्त ही है।
इस आचार्य ने उपधातु का वर्णन नहीं किया। ये तो बहुत आसान है, ना तो धातुओं का मान बताया है। अगर कोई पूछ ले कि इस धातु का इतना मान किसने बताया है, सुश्रुत ने तो धातुओं का मान बताया ही नहीं है, वो तो चरक और वाग्भट ने बताया है, और उपधातु का वर्णन भी नहीं किया है। आमाशय में होने वाले दोष का प्रकार देखो। आमाशय में कफ दोष का स्थान भी माना, रंजक पित्त का वाग्भट ने आमाशय का स्थान माना, और पित्त दोष का भी माना है, तो उपरोक्त सभी आंसर लग जाएगा। सबसे गंभीरतम धातु, अब देखो ये क्वेश्चन में बहुत जो है गलत क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अब वो सामने वाले इसकी सेंस को क्या समझेगा, लेकिन अब बनाने वाले ने तो बना दिया, अब गाइड भी तो अलग बनानी है ताकि कॉपीराइट ना हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो सार से लगा है, एक जगह आया है, एक मज्जा सार में स्निग्ध गंभीरम सवरम, ठीक है, स्निग्ध गंभीरम सवरम एक शब्द आया है, ठीक है, वही गंभीर वर्ड आया है, तो वहीं से इन्होंने मज्जा आंसर लगा दिया कि सबसे गंभीर धातु जो है वो मज्जा होती है, ठीक है। तो स्निग्ध गंभीर सवरम, तो ये मज्जा धातु का लक्षण हो गया, ठीक है। मज्जा सार का हो गया स्निग्ध वर्ण स्वर, स्निग्ध वर्ण स्वर, ये आचार्य चरक ने मज्जा सार के लिए कहा है, ठीक है। अगर इसके आगे प्रसन्न लगा दो, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर, तो ये जो है वो शुक्र सार वाला व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, ये शुक्र सार वाला व्यक्ति हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा कि चंक्रमण इस हेतु से यह वायु दूषित होता है, चंक्रमण इस हेतु से। अब देखो ऐसी कोई वायु तो बताई नहीं गई है कि ये चंक्रमण से दूषित होती है, ऐसा कहीं किसी टीकाकार ने लिखा हो तो अलग बात है, लेकिन जो नेक्स्ट है हमारे लिए कि चंक्रमण क्या होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। वैसे इसका आंसर इन्होंने अपान वायु लगा रखा है, ऐसे क्वेश्चन जो हमको बिल्कुल अनकॉमन से लगते हैं, कहीं अंदर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं होती, उसको थ्योरी बना के ऐड कर लेते हैं हम अपनी थ्योरी में। आ जाए आगे आएगा तो सेम क्वेश्चन तो इसी गाइड से उठा मिलेगा, तो यही आंसर मिलेगा, लेकिन हम चंक्रमण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। चंक्रमण क्या है, ठीक है, तो चंक्रमण के बारे में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सुश्रुत ने अनागत बाद प्रतिषेधीय अध्याय में लिखा है कि चंक्रमण न अति देह, ठीक है, न अति देह पीड़ा कर्म, शरीर में अत्यधिक जो है वो पीड़ा नहीं करता है। आयु बल मेधा अग्नि, तद आयु बल मेधा अग्नि, ठीक है, पर्द इंद्रिय बोधनम, और इंद्रियों को बोधन करता है, यानी अपनी अपनी इंद्रियों को सुचारू रूप से चलाता, अपने अपने अर्थों को में परिवर्त करता है, ठीक है। तो ये सुश्रुत जो है चिकित्सा 24वें अध्याय अनागतवाद प्रतिषेधीय अध्याय में संक्रमण के गुण दिए गए हैं, तो इस संक्रमण से हमने वो याद कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 93 के बाद 94, बहुवाद श्लेष्मा युक्त कोष्ठ है। सुश्रुत ने इसका वर्णन वमन वाले अध्याय में, यानी शायद चिकित्सा का 33 है, पता नहीं 34 32 अध्याय है, उसमें कोष्ठ का वर्णन किया है। तो क्रूर कोष्ठ जो है इसका आंसर है बहुवाद का, लेकिन हम दूसरे भी साथ साथ पढ़ लेंगे। बहुपित्तो मृदु कोष्ठ होता है सुश्रुत के अनुसार, बहुपित्त वाला। मध्यम कोष्ठ जो है वो सम दोष वाला जो है वो मध्यम कोष्ठ होता है, ये सुश्रुत के अनुसार पढ़ लिया हमने। अब लिखा पर जागरम यानी रात्रि जागरण, तो वाग्भट कहते हैं पर जागरम जो है रात्रि जागरण, रुक्षो दिवासोपन स्निग्ध, तो ये रुक्ष है, तो किस रुक्ष किसका उपक्रम होगा, कफ दोष का उपक्रम होगा, तो यही आंसर है इसका। उसके बाद आपाद तल मस्तिष्क इस धातु का स्थान है, तो ये भी बहुत बेकार क्वेश्चन है, ऐसा कोई धातु का स्थान आचार्य चरक भरतरई में तो दे नहीं रखा, टीकाकार का किसी ने दिया हो तो वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमने तो चरक पढ़ दी है, वो तो बीजी के सिलेबस में होती है, तो ऐसे पढ़ लेंगे। रक्त आंसर लगाया तो रक्त आंसर जो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा कि इस जो है धातु का नाम पर्यायी नाम जो है वो केसकी है, ठीक है, इस धातु का जो है वो पर्यायी नाम केसकी है। मज्जा धातु के लिए कहा गया है कोशिक, सॉरी, मज्जा धातु का पर्यायी नाम जो है लिखा है, मज्जा का नाम पर्याय कोशिक होता है। उसके बाद इसमें महाललाट लक्षण होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें महाललाट लक्षण होता है, ठीक है। तो अष्टांग हृदय जो है, अष्टांग हृदय शारीर 3 जब प्रकृति का उल्लेख कर रहे हैं तो कफ प्रकृति के लिए जो है वो महाललाट ऑप्शन आया है,
ठीक है। जनरली ये महा शब्द जो है वो किसके लिए आते हैं? महाशब्द जो है ज्यादातर हम लोगों ने सार में पढ़े हैं। जैसे चरक जब सारों का वर्णन करते हैं तब तो उसको देखते हैं कि चरक जब जो सारों का वर्णन करे तो सबसे पहले मोह उत्साह, ठीक है, ये जो शब्द है वो अस्थि सार में भी है और सत्व सार में भी है, ठीक है। उसके बाद महास्फिग, महास्फिग ये जो है वो शुक्र सार का लक्षण है, ठीक है। उसके बाद महासवरा ये सर्व सार का लक्षण है, ठीक है। ये सारों में शब्द हम लोग पढ़ के आए हैं। महाललाट लेकिन जो है वो कफ प्रकृति का लक्षण माना है अष्टांग हृदय शारीर 3 में जो है। सुश्रुत ने जो है वो कफज प्रकृति को सत्वो गुण उत्पन्न लिखा, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सत्वो गुण उत्पन्न, ठीक है, वो कफज प्रकृति को लिखा सुश्रुत ने। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब यहाँ कफज प्रकृति याद आ गया था तो पढ़ना। वाग्भट के अनुसार पित्त का शोधन, देखो ये हमारी टेबल से निकलेगा बहुत आसानी से। चरक कहते हैं एसकेसी और वाग्भट कहते हैं एसकेसी, ठीक है। एसकेसी श्रावण वात, ठीक है, कार्तिक पित्त, चैत्र कफ, ठीक है। तो एसकेसी वाग्भट का पूछा है तो के में पित्त का शोधन करेंगे, के मतलब कार्तिक, आंसर लग जाएगा। अब लिखा मेद धातु का मल होता है, मेद धातु का मल है, ठीक है। तो मेद धातु का मल है सारंगधर अनुसार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी गलत है, इसके दोनों ऑप्शन गलत दे रखे ये वाले, ठीक है, क्योंकि ये दोनों है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखो टेबल बना के बताता हूँ। जो टेबल सारंगधर ने बनवाई है, सारंगधर ने बताई है, उसकी एक हमने टेबल बनाई है, ठीक है। तो मेद धातु का मल, मेद की ही बना लेते हैं। मेद का जो है वो मल जो है वो चरक जो है वो क्या बताते हैं? स्वेद। सुश्रुत भी यही बताते हैं, सॉरी वाग्भट भी यही बताते हैं कि स्वेद जो है वो मल है, ठीक है। सुश्रुत भी यही बताते हैं स्वेद जो है मेद का मल है। लेकिन जो सारंगधर है वो क्या बताते हैं? रसना। रसना जो जीवाई होती है ना, रसना का, दंत का, कक्षा का और मेढ्र का मल, ठीक है, ये बताते हैं। तो अब रसना और दंत, ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है आपको, ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं। वहां बस जीवा तो लिखा है, कक्षामल भी है और जीवामल भी है। तो आंसर तो वैसे जो है आना चाहिए ये दोनों। अब लेकिन हम तो नियरेस्ट और पहला जो सबसे मिलता जुलता है हम मानेंगे नहीं कि रचना जीवा है, ठीक है, क्योंकि वैद्यों की तरह फिर हम आंसर लगाएंगे तो कक्षामल आंसर लिख जाएगा। सारंगधर के अनुसार मांस धातु की उपधातु है, तो सबकी लिख लेते हैं। सारंगधर ने रस की स्तन्य मानी है, ठीक है, और रक्त की आर्तव मानी है यानी रज मानी है, और मांस की वसा मानी है, चरक सट त्वचा और जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेद की जो है वो स्वेद, जबकि सब मल मानते हैं, ये उपधातु मानते हैं, ठीक है। अस्थि की दंत, अस्थि की दंत, अब ये आगे आएगा तो फिर इसी टेबल से हम बोल देंगे कि हमने टेबल करा दी है। मज्जा की जो है उपधातु जो है वो केस मानी है, और जो है शुक्र की उपधातु जो है वो ओज मानी है, शुक्र की उपधातु जो है वो ओज मानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको कर लेंगे, ये टेबल हम लोग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है, लिखा है वात शीत आतप प्रवर्ध है, इस पित्त की विशेषता है, ठीक है। तो ये जो श्लोक है वो भेल से है, आचार्य भेल कहते हैं। श्लोक यहाँ नीचे लिख देता हूं, नीचे देख लो आप कि तत्रः आलोचक, तत्रः आलोचक नाम, तत्रः आलोचक नाम वर्षा शीत आतप प्रवर्ध, ठीक है, सद्विविधम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया कि आलोचक पित्त कितने प्रकार का माना है, ठीक है। तत्र आलोचकम, आलोचक पित्त जो है, ठीक है, वो क्या है, जो है नाम वर्षा शीत आतप प्रवर्ध, वर्षा शीत आतप में भर जाता, 2 प्रकार का लिखा है, ठीक है। चक्षु विशेषिक, चक्षु विशेषिक और जो है बुद्धि विशेषिक, बुद्धि विशेषिक, ठीक है। तो हमारा आंसर तो लग ही गया इससे, ठीक है, भेल का श्लोक लिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जरा,
मूत्र क्षय में रसात्मक द्रव्य देने का विधान नहीं, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मधुरम लवण मूत्र क्षय में मूत्र को बढ़ाने वाले यही है। अष्टांग हृदय अनुसार प्रीणन इस वायु का कर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन ही पहले ही उन्होंने बता दिया कि प्रीणन जो है वो इस वायु का कर्म है। ठीक है, एक्चुअली अष्टांग संग्रह ने प्रीणन नहीं दिया, स्रोतोपरीणन दिया है। ठीक है, एक वर्ड दिया है स्रोतोपरीणन। ठीक है, परिणन कोई वर्ड नहीं है, स्रोतोपरिणन है, वो उदानवाद के लिए जो है वो उदान वायु के लिए अष्टांग संग्रह ने कहा है। ठीक है, परिणन कोई वर्ड नहीं है, स्रोतोपरिणन है, और वो किसके लिए है? उदान वायु के लिए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है। अब लिखा है कि 13 अग्नियों में जठर अग्नि है। अब इसके लिए तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, 13 अग्नियों में एक ही है जो है अग्नि, जठर अग्नि एक ही है। श्रीमद भ्राजी उष्णता इस सार का लक्षण है। ठीक है, श्रीमद भ्राजी उष्णता जो है वो इस सार का लक्षण है। ये भी बहुत कॉमन है, रक्त सार। श्रीमद भ्राजी उष्ण इस सार का जो है वो लक्षण है, इस सार का लक्षण है वो रक्त सार का लक्षण। ठीक है, इसमें कोई हमको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जहां जरूरत होगी वहां हम कर लेंगे। देखो, रक्त स्तंभनाद श्रेष्ठ उपाय है कि रक्त बंदी नहीं हो रहा, ना संधान से, ना स्कंदन से, ना पाचन से, तो लास्ट में हम क्या करते हैं? दहन करते हैं। अब देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 13 है भाई। ठीक है, 12 थे फिर 13 हो गए, 13 आंसर है, क्योंकि 12 तो ऑप्शन नहीं है, तो फिर 13 है। ठीक है, इसके बाद जो है चरक के इस द्रव्य को अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, वायु और चित्त, ठीक है, और ओज। वैसे तो इसमें ऑप्शन कुछ और लगना चाहिए, लेकिन अभी मूर्त और अमूर्त द्रव्यों में इसमें शंका ही है कि इस मतलब बुक में सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। लेकिन जहाँ जो नियरेस्ट जो जा रहा है अमूर्त द्रव्य वो ओज है, मूर्त नहीं है उसकी। ठीक है, सुश्रुत अनुसार मज्जा व शुक्र धातु जो है उसका महाभूत अधिक है। ठीक है, सुश्रुत अनुसार मज्जा व शुक्र धातु में आप महाभूत की प्रधानता है। जबकि इसको अगर आप ये बोलोगे चरका अनुसार क्या है, अगर इसको अगर पूछोगे कि चरक का अनुसार क्या है, तो चरक में तो 4 महाभूतों की प्रधानता बताई थी, चतुष्पाद। ठीक है, 4 महाभूत प्रधान है। ठीक है, चरक के अनुसार तो बताया है कि 4 महाभूत, आकाश को छोड़ के बाकी सारे महाभूत, और षड रस से उत्पन्न माना शुक्र को। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने जो है, सुश्रुत ने भी नहीं, वो डल्हन का श्लोक है, तो डल्हन ने जो है किसकी अधिकता मानी है? तो डल्हन ने जो है वो अधिकता किसकी मान ली? आप जल की अधिकता मान ली कि भाई जल अधिक है इसमें, तो हमारा आंसर जो है वो जल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन। अगर 111 नंबर क्वेश्चन सोल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन लिखा है 111 नंबर। शांतो अग्नि मिरियते युक्ते चिरजीविताम्य, जिन्होंने मतलब थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो ये जो है चरक चिकित्सा जो है 15 ग्रहणी चिकित्सा का ये जो है वो श्लोक है। पहला ही श्लोक शुरू ही से होती है ग्रहणी चिकित्सा। शांतो अग्नि मिरियते, अग्नि शांत हो जाती है तो आप मर जाते हो। युक्ते चिरजीवित नाम में, अगर युक्त रहती है तो देरी तक रोग रहित रहते हो, कोई रोग आपको जो है वो छूता नहीं है, कोई रोग आपको होता नहीं है। ठीक है, कोई भी रोग जो है वो आपको होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड टुगेदर, आज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ एक ही चीज बचती है जो सेल में होती है। ठीक है, तो लिखा एवरीथिंग इन जो है एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो 12th का क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारी चीजें प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। संधि स्फोटन, ठीक है, संधि स्फोटन जो है वो किस क्षय का लक्षण है? संधियों में जो है हमेशा मेद रहता है। ठीक है, तो मेद क्षय का लक्षण है, हम लोग पहले भी पढ़ के आए थे इसके बारे में। ठीक है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं। मज्जा क्षय में क्या आता है? अस्थि शून्यता, क्योंकि अस्थियों में मज्जा क्षय। ठीक है, रक्त क्षय में क्या? शिरा शैथिल्य लक्षण आता है। मांस क्षय में क्या आता है? धमनी शैथिल्य लक्षण आता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो मतलब नाम से ही कोरिलेट होकर आपके आंसर निकल जाते हैं। इस धातु की दृष्टि में उपजीविका जो है
वो नामक विकार होता है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन सही है हमारा। ठीक है, तो ये मास धातु की दृष्टि में आंसर लगेगा। अब हम दो धातुगत विकार पढ़ते हैं चरक में। ठीक है, तो सबसे पहले मास धातु की दृष्टि में कौन कौन से विकार है, क्या है, तो मैं वो नीचे, यहाँ तो श्लोक आएंगे नहीं, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ अलग से लिख के। ठीक है, तो क्या बताया, देखो लिखा है अधिमास, अधिमास अर्बुद, अधिमास अर्बुद, कील, गल सालुक, सुंडिकई, सुंडिके, पूती मास अलजी, पूती मास अलजी, गंडमाला, उपजीविका। ये जो है वो मास धातु के विकृत होने से मास्टर विकार, मास धातु की विकृति से होने वाले रोग हैं। उसके बाद रक्त धातु में, रक्त में सारी स्किन डिसऑर्डर लिखा, कुष्ठ लिखा, वात रक्त लिखा, व्यंग लिखा, बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर लिखा। साथ में दो तीन चीजें लिखा, जैसे प्लीहा रोग, प्लीहा वृद्धि यानी गुल्म, ये भी रक्त रोगों में लिखा है। पाक लिखा है, मुख पाक, मेटर पाक ऐसे करके। ठीक है, तो उसके बाद अस्थि धातु, अगर अस्थि धातु विकृत हो जाए ऑप्शन में लिखा है केस, लोम, नख, केस लोम नख समश्रु। ठीक है, दोषा, दोषा च अस्थि प्रदोष, अस्थि प्रदोष जा। ठीक है, दोषा च अस्थि प्रदोष जा, ये अस्थि प्रदोषित विकार है कि केस लोम नख समश्रु गिर जाएंगे। ठीक है, और अस्थि का कर्म तो धारण है, वाग्भट ने बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही है। ठीक है, तो ये तो उपजीविका हमारा लग गया मास, तो देह धारण इस धातु का श्रेष्ठ कर्म है। ठीक है, तो रस धातु का परिणीनम पढ़ा है हमने, रक्त धातु का जीवनम, मांस धातु का लेपनम, तो अस्थि का जो है वो धारणम। उसके बाद मानसिक दोषों के प्रकार। ठीक है, मानसिक दोषों के प्रकार, ये क्वेश्चन तो कोई भी लगा देगा, मानसिक दोष कितने हैं। ठीक है, दो ही है मानसिक दोष। उपधातु की विशेषता है, देखो धातु गति करती है, उपधातु गति नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए गति विवर्जित है, ये आंसर लग जाएगा, इसका नियरेस्ट आंसर यही है। सारंगधर के अनुसार केस का समावेश इस धातु की उपधातु के रूप में किया है। ठीक है, अभी मैं आपको उपधातु बता के आया था, पूरी टेबल बना के बताई थी सारंगधर की क्या क्या उपधातु है। अगर फिर से कहोगे तो फिर से बना देता हूं, देखो रस की स्तन्य, ठीक है स्तन्य, रक्त की जो है वो रज, मांस की जो है वो वसा, मैंने बोला था कि सठ त्वचा चरक ने जोड़ दी है। मेद की उपधातु स्वेद, जबकि सब लोग मल मानते हैं। अस्थि की दंत, ठीक है अस्थि की जो है उपधातु दंत सारंगधर के अनुसार। मज्जा की जो है वो केस। तो हमारा आंसर तो यही लग गया, लेकिन हम शुक्र की भी लिख लेते, क्या है ओज। ठीक है, तो यहाँ हमने आंसर हमारा लग गया। चलो आगे देखते हैं। चरक अनुमतानुसार अस्थि धातु का मल है। अस्थि का क्यों, हम सभी का देख लेते हैं। तो रस का मल जो है वो कफ है, रक्त का मल जो है वो पित्त है, मांस का मल जो है वो खैमल है, मेद का मल जो है वो स्वेद है, अस्थि का मल जो है वो केस और लोम, दो शब्द दिए हैं। अगर इसकी जगह नख और लोम आ जाए तो ये सारी की सारी चेंज हो जाएंगी सुश्रुत में, क्योंकि इसी में अंतर है। ठीक है, और सुश्रुत से डलहन चेंज करना तो समश्रु लिख देना, नख मतलब समश्रु, केस लोम और समश्रु ऐड कर देना। नख और लोम जो सुश्रुत का है, ठीक है, और जो केस लोम समश्रु वो डलहन का हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम है बिल्कुल। अगर इसमें चरक का है केवल जो है केस और लोम, अगर ब्रैकेट में लिख लो नख जो है वो चक्रपाणी ने कहा है, चक्रपाणी ने नख कहा है अस्थि की जो है मल के बारे में। अब मज्जा, ठीक है मज्जा का जो मल है वो क्या है, अक्षी स्नेह, ठीक है विट स्नेह,
मल का स्नेह, आंखों का जो मल, त्वचा स्नेह, और त्वचा का जो स्निग्धता है, स्नेहपन वो। ठीक है, तो हमारा आंसर लग ही गया। अस्थि धातु का जो मल है चरक मतानुसार, तो देखो केस लिखा है तो केस लग जाएगा। पिछल गुण के विरुद्ध है, ये तो विशुद्ध है। शब्द ऐसे ही सुनता, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शब्द ऐसे ही सुनता, देखो शब्द को सहन न करना, ये बात तो हम हिंदी में आचार्य चरक के अनुसार जो दिए गए हैं धातु छह, तो रस धातु के छह में आ जाते हैं। अगर हम वाग्भट का लगाना भी नहीं तो हम हिंदी से पढ़ के वहां से भी आंसर लगा देंगे तो रस छह का है। लेकिन अब क्योंकि इसमें पूछ ही शब्द ऐसे ही सुनता रखा है, तो मैं वहीं से आपको आंसर, जहां से ये बिल्कुल एज इट इज शब्द दिया है वहां से ही आंसर आपको बता देता हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये दो छह बताए हैं, तो इन दो छह का मतलब क्योंकि छह में ही है लक्षण, रस छह इसका आंसर है, तो द्रक्त छह और बता दिया है, तो उसी आचार्य के अनुसार मैं आपको लिख देता हूं इधर। ठीक है, तो उसी आचार्य के अनुसार जो है इधर लिखेंगे हम लोग। आचार्य वाग्भट यानी अष्टांग हृदय सूत्र 11, अष्टांग हृदय जो है वो सूत्र 11 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं अष्टांग हृदय सूत्र 11 में? ठीक है, वो लिखते हैं कि भाई जो है रोक्षम, रोक्षम शर्म है, सोसो ग्लानि, ग्लानि, शब्द ऐसे ही सुनते हो, शब्द ऐसे ही सुनते हो। ठीक, शब्द ऐसे ही सुनते हो। ठीक है, रोक्षम श्रम सोसो ग्लानि, शब्द ऐसे ही सुनता है। ये जो है वो रस छह का। रक्त धातु छह और देख लेते हैं। अब वाग्भट की देखते हैं, चरक की भी बता दूंगा मैं आपको अभी। वाग्भट की देख लेते हैं पहले। तो और रक्त अमल शिशिर, अमल शिशिर प्रीति। ठीक है, अमल पदार्थों से, शीत पदार्थों से प्रीति रहेगी। शिरा शैथिल्यम, शिरा शैथिल्यम और रुक्षता। चरक का भी बता देता हूं, चरक का पूछ रहे हो तो परुषा, सफुटिता, मलाना, मलानंग, त्वक रुक्षा, रक्त संचय, आचार्य चरक ने बताया। रक्त धातु छह। ये तो हमारा आंसर तो लग गया ऊपर से ही। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आचार्य ढलहन ने त्वक सार, देखो कब कोई भी रस सार का वर्णन नहीं करते हैं तो वही त्वक सार है। तो ढलहन ने त्वक सार को कहा रस सार। इस रस को पटु कहते हैं। ठीक है, इस रस को पटु कहते हैं, सबको पता है। लवण को पटु रस, अब इसमें तो एक्सप्लेन की करने की जरूरत नहीं। विसर्ग कर्म किसका है? ये श्लोक अच्छा है। ठीक है, ये जो विसर्ग कर्म है, ये जो श्लोक जो है वो है सुश्रुत सूत्र 21। ठीक है, 8वां नंबर शायद श्लोक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन इसी के आसपास है। तो श्लोक क्या है, श्लोक हम पढ़ते हैं तो श्लोक शुरू होती है इसी से, इसी शब्द से, विसर्ग आदान, ठीक है, विक्षेपई। ठीक है, अगर आपको कई बार श्लोक नहीं याद करना तो पहले पहले 3 वर्ड करो। विसर्ग आदान विक्षेपई किसके हैं ये? सोम, सूर्य, अनिला। ठीक है, सोम सूर्य अनिला। ठीक है, और इसी के बाद उन्होंने कहा कि ये जगत को धारण करते हैं। विसर्ग आगदान विक्षेपई सोम सूर्य अनिला यथा, ये कर्म करते हुए जैसे सोम सूर्य और अनिल है, यथा तथा ही धारियंतम देह। ठीक है, धारियंते जगत, देह जो है वो कौन धारण करता है? कर्म से कफ, पित्त और वात। तो विसर्ग कर्म जो है वो कफ का हुआ यहाँ, या फिर सोम का, चंद्रमा का कहो। आदान जो कर्म है वो सूर्य का कहा, या फिर पित्त का कहो। विक्षेप है जो है वो वात का कहो। ठीक है, या अनिल, वहां भी वायु है, शरीर में भी वायु है, तो हमारा आंसर लग जाएगा कफ दोष का। इसमें से पित्त दोष का गुण नहीं है, मृदु नहीं है भाई पित्त, मृदु किसी का नहीं, मृदु है ही नहीं। ठीक है, सह स्नेह सत्व प्रधान भी और वैशद्य गुण भी हम पढ़ के आए हैं पीछे ही। अव्यक्त व्यक्त क्रम च वात दोष गुण का किस आचार्य ने करा? सुश्रुत ने निदान एक में, भाई यही से श्लोक शुरू करते हैं वो पहले। ठीक है, स्टीवन किस वायु का कर्म है? ठीक है,
तो किस वायु का कर्माचार्य चरक बोलते हैं चिकित्सा 28 में, स्टीवन सवथु उद्गार निश्वास आहार कर्म आदि च। ठीक है, श्लोक है, सभी लोग बोलते हैं, इन अकेले चरक ही नहीं। ठीक है, तो प्राणवायु 128 का जो आंसर लग जाएगा ये तो बहुत आसान है, इसको श्लोक क्या बताना, प्राणवायु का भी क्या श्लोक एक्सप्लेन करना। स्टीवन छवतु उद्गार निश्वास आहार आदि कर्म च। अन्न को प्रवेश कराना भी इसी वायु का कर्म है। ठीक है, अन्न को जो प्रवेश कराना इसी वायु का कर्म है। इसमें बल भ्रंश लक्षण होता है। ठीक है, अब यहाँ वात क्षय भी लक्षण है, कफ क्षय भी लक्षण है। ठीक है, तो मैं तीनों क्षय बता देता हूँ आपको, वात क्षय, पित्त क्षय और कफ क्षय। ठीक है, और फिर जो है वो वात वृद्धि का भी लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो श्लोक देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो वात क्षय जो है अष्टांग हृदय के अनुसार, क्योंकि आंसर वहीं से, तो अष्टांग हृदय वात क्षय में लिखा है साधो अल्पभाष्ये हितम, अल्पभाषिते हितम। साधो अल्पभाषी कम बोलता है। ठीक है, संज्ञा मोह, संज्ञा मोह। ठीक है, श्लेषम वर्ध्यम उक्ता, श्लेषम वर्ध्यम युक्ता आम्य संभव। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह में वात क्षय, इसीलिए कहा कि वात क्षय होगा तो कफ बढ़ेगा, तो कफ बढ़ से जो रोग हो जाते हैं, बढ़ने से जो रोग होते हैं, आम्य मतलब रोग संभव होते हैं, वो हो जाते हैं, और वो कम बोलता, थकावट रहती है। पित्त क्षय के लक्षण में मंदोष्मता, ठीक है, अग्निता, मंद उष्मता, अग्निता, निष्प्रभुवम, निष्प्रभुवम च, निष्प्रभुवम च। ठीक है, कफ क्षय का लक्षण। ठीक है, कफ क्षय का लक्षण, कफे भ्रमम, श्लेषम आस्यानाम, शून्यता, हृदय द्रवम, स्थल इंद्रिया। ये जो है वो कफ क्षय का लक्षण। तो वात पित्त कफ क्षय के लक्षण आचार्य जो है वाग्भट के अनुसार मैंने बता दिया। वात वृद्धि का भी बता देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में आया है। तो वात वृद्धि, वात वृद्धि में क्या लिखा है, कार्श्य कार्षण्यो। ठीक है, कार्श्य कृशता होगी और कालापन, उष्ण कामित्वम, उष्ण कामित्वम, कंप अनहा सकृत गदा, कंप अनहा सकृत गदा, बलेन इंद्रिय भृशम, बल बलेन इंद्रिय भृशम। यहीं से आंसर लगा आपका। ठीक है, यहीं से आपका आंसर लगा क्योंकि पूछ ही रखा था बल भ्रंश, तो वात वृद्धि आंसर लग गया। ठीक है, ब्रह्म दीनता। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन हो रहा था, एक तो ये ब्रह्म लक्षण देखो। ठीक है, और एक ये भ्रम लक्षण देखो। तो भ्रम लक्षण जो है कफ क्षय और वात की वृद्धि में भी है। ठीक है, तो यहां हम अपने लिख लेंगे, देख लेंगे, बल भ्रंश लक्षण होता है। ठीक है, तो वात वृद्धि का आंसर चला गया। लेकिन भ्रम भी है, तो भ्रम लक्षण भी मैंने आपको बताया पिछले वाले में। पित्त दोष शामक रस है, अब इसका भी क्या बताना, ये कवाय नहीं, ये कषाय है, इसको कषाय कर लो। सत्व रजो बहुल है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी टेबल बता के आया हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अधोभुक्त काल में इस दोष की वृद्धि होता है। अधोभुक्त का मतलब ये कहना चाह रहा है कि खाना खाने के बाद में किसकी होती है, तो कफ की होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, मेद धातु अंजलि प्रमाण है। तो मेद मेद का क्यों, सभी का अंजलि प्रमाण ले लो। ठीक है, ताकि याद रह जाए आगे पीछे वाले भी। तो लस्सी का, ऊपर लिख देता हूं, ऊपर जगह। ठीक है, लस्सी का जो है या उदक, वो 10 अंजलि प्रमाण है। रस जो है वो 9 अंजलि प्रमाण है। रक्त जो है वो 8 अंजलि प्रमाण है। पुरुष जो है वो 7 अंजलि। श्लेष्मा जो है वो 6 अंजलि। पित्त जो है वो 5 अंजलि। मूत्र जो है वो 4 अंजलि। वसा जो है वो 3 अंजलि।
मेद जो है वो 2 अंजलि, मज्जा जो है वो 1 अंजलि, मस्तिष्क, शुक्र और ओज ये है आधा अंजलि। लेकिन भेल ने इनको भी 1 अंजलि लिखा है, भेल लिख के इनको भी 1 अंजलि कहा है। तो हमारा आंसर तो मेद है, तो मेद तो 2 अंजलि आंसर गया। एक ही बार में कोई भी तकलीफ न जो लिया गया, बिना कोई तकलीफ के जो है वो लिया गया जो है वो आहार है। कि एक ही बार में कोई भी तकलीफ न हो, ठीक, किसी भी प्रकार की जो है कोई तकलीफ न हो, ना कोई दोष पीड़न हो, ना कुछ हो, ठीक है, ऐसे आहार को कहते हैं। ठीक है, ऐसे आहार को क्या कहा? ऑप्शन देखो, व्यायाम शक्ति नहीं हो सकता, जरण शक्ति, पाचन शक्ति और अभ्यवहरण शक्ति। ठीक है, तो अभ्यवहरण शक्ति, ठीक है, तो ये अगर श्लोक के टर्म पे जाओगे, देखो जरण शक्ति और पाचन शक्ति, इसमें क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है, वही पाचन शक्ति होती है भाई, आपकी भोजन करने। जरण शक्ति का मतलब भी वही है, तो अभ्यहरण, लेकिन श्लोक में भी वही है, अभ्यवहरण शक्ति की, उसके बाद आप घूम फिर सको, कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो है वो चला जाएगा ये। अष्टी धातु का कर्म अभी पढ़ के आए हैं हम लोग, सभी धातुओं के कर्म जो है, तो अस्थि का जो है वो धारण जीवन किसका है? रक्त का है। ठीक है, उसके बाद शुक्र का मल है। अब देखो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। शुक्र का मल है, अभी हम पढ़ के आए थे, शुक्र धातु का मल जो है, ठीक है, ओज भी है। सारंगधर ने जो है वो क्या माना है? यौन पीढ़ी का, वक्तर संदिग्धता, या ओज, या सभी। ठीक है, ठीक, अब पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। ठीक है, शुक्र धातु का मल, अष्टांग हृदय जो है वो क्या बोलते हैं कि शुक्र का मल जो है वो ओज है। ठीक है, शुक्र का मल जो है वो ओज है। युवान पीढ़ी का जो है वो क्या, कौन बोलता है? युवान पीढ़ी का बोलते हैं सारंगधर ने जो है वो युवान पीढ़ी का जो है मानी है कि युवान पीढ़ी का जो है वो शुक्र धातु का जो है वो मल है। ठीक है, वक्तर स्निग्धता भी वो उन्होंने मानी, तो ऑप्शन जो है 31(6) का जो है हाँ, इसमें वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यौन पीढ़ी का, ये युवान पीढ़ी का ही कहना चाह रहा है। ठीक है, और वक्तर स्निग्धता। ठीक है, एक्चुअली सारंगधर जब इसका डिवीजन करते हैं तो युवान पीढ़ी का जो सारंगधर ने है, और वक्तर स्निग्धता जो है उनके टीकाकार शायद डल्हन ने मानी है, पता नहीं, ये जो है इन मानी ये दोनों है। ठीक है, लेकिन एक जो है माना है वो माना है डल्हन ने, और एक जो है माना है सारंगधर ने। ठीक है, इसमें जो है अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं है डायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं है। शुक्र का मल जो है अष्टांग हृदय ने तो माना है, वो जो है शुक्र का मल है, अष्टांग हृदय मलिन होता है, ऐसे करके हम लोग याद करते हैं। ठीक है, वो तो जो है कहा है सही, लेकिन इसमें भी जो है वो चीजें सही नहीं है, सही नहीं दी गई है इसमें भी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो शुक्र, वैसे तो सारंगधर ने तो उपधातु मानी है, अगर सारंगधर के, अगर यहाँ पे आज लिख देता कि सारंगधर के अनुसार बताओ तो हम बताते, लेकिन अगर आप देखोगे, ठीक है, शुक्र के मल के बारे में जो है सारंगधर क्या कहते हैं? सारंगधर कहते हैं कि युवान पीढ़ी का जो है, यौवन पीढ़ी का जिसको बोलते हैं, या इन्होंने यौन लिख रखा, मैं यौवन पीढ़ी का, ये आढ़मल की टीका में दिया है। ठीक है, वक्तर स्निग्धता, पीढ़ी का वक्तर स्निग्धता, ये सारंगधर ने दिया, इसी पे टीका करके उन्होंने यौवन पीढ़ी का लिखी। और अष्टांग हृदय ने लिखा कि भाई ओज मल है, तो ऑप्शन तो होना चाहिए शुक्र का मल क्या है, तो ये सभी है। लेकिन अब इन्होंने क्या दे रखा वो आप देख लेना, इसमें तो डी ही आंसर जाएगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, मज्जा धातु का वर्ण है, वो तो रक्ता होते, रक्त वहीं से बनता है। प्लीहा वृद्धि, सभी के जो है मेद 6 में जो है वो प्लीहा वृद्धि का जो है वो लक्षण है। ठीक है, और रक्त वृद्धि में भी रक्त विसर्प प्लीहा वृद्धि ऐसा करके आता है, तो डी आंसर चला गया। मोह उत्साह, ठीक है, अभी अभी मैं आपको बता के आया था। ठीक है, अभी अभी मैंने जो है आपको एक्सप्लेन किया था मोह उत्साह किसका लक्षण है, तो
आंसर लग जाएगा हमारा। अभी अभी बता के आया हूँ किसकी अस्थि में भी है और अस्थि सार और सत्व, सार वाले में है तो सार वाला आंसर लगा, इसलिए मैंने अस्थि वृद्धि लक्षण नहीं लगा क्योंकि वो सार नहीं है। उपस्तंभ इसका मल का है, तो ये तो सब जानते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं कि पूरी इसका है। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन 70 हमने तब किए थे, 70 क्वेश्चन जो है हमने अब कर लिए हैं। ठीक है, तो इतना ही आपको करना है, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम लोग।